तो फिजिक्स में लेसन नंबर 3 का 2 दिन हम लोग पढ़े थे, आज तीसरा दिन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें पहले आप 36वां हेडिंग पढ़ेंगे, 35 तक पढ़े थे। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। आप सभी लोग जानते होंगे 35 हेडिंग हम लोग कवर किए थे, 36 आज पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 क्रमों में किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में किया जाता है और एक किसी क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में। तो आज इसी का जिक्र भी आपका होगा कि श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में आप संयोजन कैसे करेंगे। कल आपका सवाल भी इस पर आएगा न्यूमेरिकल, आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ श्रेणी क्रम में, जिसको अंग्रेजी में सीरीज कहा जाता है। तो इसको बनाने के लिए देखो मैं एक बार फिर आपको परिचय करा दूं कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। कि माने जितने भी प्रतिरोध होते हैं ना, अगर पहला प्रतिरोध लेते हैं तो इस पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे, और दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही श्रेणी क्रम में कहलाता है। तो जब भी प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, देखो 3 बात इसमें करेंगे आप। जैसे ओम के नियम में आपने क्या कहा था, R बराबर V बटा I, या भी समानुपाती I, फिर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते थे तो R नियतांक आता। तो 3 बात आप करेंगे, एक R की बात होगी, एक V की बात होगी, एक I की बात होगी। पहले समझो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखेंगे धारा का मान एक समान बहता है। जैसे बल्ब है, जैसे बल्ब है, मान लो एक स्विच से 4 बल्ब जोड़ दिए तो चारों में जो धारा होगा एक समान बहेगा, चारों में धारा क्या होगा, एक समान बहेगा। एक ही बार स्विच से चारों का जोड़ दिए तो यही आपका श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है ना कि धारा जो होती है, प्रतिरोध आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धारा एक समान बहती है, और विभवांतर भी अलग अलग हो सकता है। चारों में, चारों का जो चाहे तीनों का जितना आप जोड़ रहे हैं सबका विभवांतर और प्रतिरोध अलग अलग होता है, लेकिन धारा उसमें क्या होता है, एक समान बहता है। तो पहले तो आप ये जानिएगा कि जब भी अगर कल क्वेश्चन दिया जाता है लिखने के लिए, तो समझो बोर्ड की तरह ही आपका क्वेश्चन दिया जाएंगे, तो आप उसमें जरूरी डाटा को लिखेंगे कि जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें जो प्रतिरोध और विभवांतर होता है अलग अलग होता है, लेकिन जो धारा होता है वो एक समान होता है। जो धारा का मान होता है एक समान होता है, एक लिमिट की तरह बहता रहता है। तो चलो मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको सीख करेंगे, सब लोग सीख लेंगे जो नहीं सीखे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप जैसे कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम एक ये प्रतिरोध ले लेंगे, एक ये प्रतिरोध ले लेंगे, एक ये प्रतिरोध ले लेंगे, और नीचे ले आकर के आप बैटरी से जोड़ देंगे। मन करते इसमें कुंजी लगा सकते हैं, ये बंद कुंजी है। बंद कुंजी का मतलब होता है कि धारा इसमें बह रहा है, ये बंद कुंजी का मतलब धारा इसमें क्या हो रहा है, बह रहा है। चलिए, आपने क्या कहा कि यहाँ प्रतिरोध R1, यहाँ R2, यहाँ R3, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3, धारा आपका एक समान रहेगा I। इसमें भी I बहेगा, इसमें भी I बहेगा, इसमें भी I बहेगा, सब में धारा एक समान बहता है I। याद रखेंगे कि जब इस श्रेणी, यही श्रेणी क्रम में मैंने कहा ना कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरा जो सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा है तीसरे प्रतिरोध को पहले सिरा से जोड़ा गया है। तो इसीलिए हम इसको श्रेणी क्रम में कहते हैं। तो अब जो होता है इसमें आपको बात मैंने कहा, तो बात आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें प्रतिरोध देखो अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग है, लेकिन धारा का होता है एक समान होता है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। देखो ध्यान से एकदम समझना सीखना, सब लोग सीखे भी होंगे। ओम के नियम से जब आप ओम के नियम लेते हैं तो देखो होता क्या समझ लो, होता है R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। लेकिन आप यहाँ पर देखिए विभवांतर अलग अलग दिखा रहा है, समझना। R तो दोनों में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी अलग अलग रहेगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी अलग है। अजीज बाबू ये नहीं देखेंगे तो कब नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है, सीखने की ललक आपके अंदर होना चाहिए, ज़िंदगी है। अरे दिल है तो तनी फिजिक्स से भी दिल लगाने का कोशिश आप कीजिए। क्या वो कीड़े मकोड़े तरह दिल लगाने का प्रयास करते हैं, तो फिजिक्स के साथ भी दिल लगाना कर सीखिए। चलिए, तार बाबा V बटा का हो गया, आई हो गया। सुनो, जब विभवांतर इसमें अलग अलग है तो V बराबर सूत्र बनाएंगे। किसमें, किसके बराबर, V बराबर। देखो R तो दोनों में अलग अलग रहेगा, लेकिन इसमें जो अलग है, जैसे आप समांतर में लेंगे ना तो उसमें I अलग होगा, तो I बराबर सूत्र बनेगा। जब श्रेणी में ले रहे हैं तो इसमें विभवांतर अलग है, तो सूत्र आपका V बराबर बनेगा। तो तीसरा से गुणा कर देंगे तो V से गुणा 1 में करेंगे तो V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। और सुनो ध्यान से, पहले प्रतिरोध के लिए जब आप
पहले प्रतिरोध के लिए करेंगे ना तो आराम से हैजा V1 हो जाएगा बाबू। आई तो समान है, वही लिख लो, आई तो समान है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा R1। चलो ऐसे ही लिख लो। दूसरे की बात करेंगे आप, दूसरे के लिए तो यहाँ V2 लिखेंगे, यहाँ I और R2 लिखेंगे, और जब तीसरे 3 लेकर किया गया है, जब तीसरे के लिए लेंगे तो V3 और यहाँ पर I R3 होगा। ठीक है, अब आएंगे कुल विभवांतर, क्योंकि विभव सबका अलग अलग है, सबका विभव अलग अलग। लेकिन देखो ये जो यहाँ पर जो विभवांतर होगा, यानी जो सेल का विभवांतर होगा, अगर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट सेल का विभवांतर है, तो तीनों का मिलाने के बाद 10 वोल्ट आएगा, तीनों को जोड़ोगे तो 10 वोल्ट आएगा। यानी कुल विभवांतर V बराबर आपके पास होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर IR है, तो आराम से IR रख देंगे। जहाँ V1 है उसके जगह IR1 आप रखेंगे, जहाँ V2 है IR2 आप रखेंगे, जहाँ V3 है IR3 आप रखेंगे। तो IR तो सही रखेंगे, यहाँ से I हो जाएगा, यहाँ से R1 R2 और यहाँ से R3, I से I कैंसिल, R बराबर R1 R2 R3, इतना आपके पास रहा। ठीक है, इतना आपके पास रहा। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि जब भी श्रेणी क्रम में आपसे कोई पूछेगा विभवांतर के बारे में, तुल्य प्रतिरोध के बारे में, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे देख लो। तो जब भी कभी भी मौका मिले कि प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करिए, तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आप इसी तरीके से स्थापित करके पूरा बताने का प्रयास करेंगे और बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? सब लोग बना लेंगे, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। चलो अब आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में करेंगे हम लोग। किस क्रम में करेंगे? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में करेंगे। तो अगर पहले हम इसकी डिस्कशन कर लें कि आखिर समांतर क्रम में आप इसको करेंगे कैसे। तो प्रतिरोधों का संयोजन जब हम समांतर क्रम में करते हैं बाबू, तो एक ऊपर प्रतिरोध रहता है, एक इसके नीचे रहता है, फिर एक नीचे रहता है। हम सबको इस तरीके से रखते हैं सजा करके कि पहले तार से तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हो। जैसे इधर से तार अगर लेके जाते हैं तो तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा तीनों से क्या जुड़ा हो, तो उसको समांतर क्रम कहते हैं। और दूसरे तार का पूरा दूसरा सिरा उससे जुड़ा हो, तो इसको समांतर क्रम कहते हैं। तो देखो समांतर क्रम में आप सभी लोग जानते होंगे एक स्विच से एक ही बल्ब जलेगा, तो उसको समांतर क्रम कहते हैं। जैसे मान लो कि 6-7 बल्ब जल रहे हैं, 6-7 स्विच का प्रयोग करेंगे, समांतर क्रम होगा। तो समांतर क्रम में सब में धारा अलग अलग बहेगा। एक स्विच में अधिक धारा आ रही तो अधिक धारा, एक में कम आ रही तो कम बहेगा, तो इसमें धारा अलग अलग बहता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें धारा अब अलग अलग बहेगा। प्रतिरोध तो अलग अलग होगा ही, लेकिन विभवांतर हो जाएगा एक समान। विभवांतर क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। विभवांतर हो जाएगा एक समान। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कि ये आपके मेन तार है, इससे 20 वोल्ट का विभवांतर है, तो उस बात समझ रहे हैं ना, 20 वोल्ट का विभवांतर है, तो सब में जो विभवांतर होगा 20 वोल्ट के जाएगा। जब समांतर क्रम होगा तो श्रेणी में भला अलग अलग जा रहा था, इसका अलग हो जाएगा। जो पहले रहेगा उसका विभवांतर अलग रहेगा, जो दूसरा रहेगा उसका विभवांतर कम हो जाएगा। जितना दूरी बढ़ती है विभवांतर कम होता चला जाता है। लेकिन समांतर क्रम में जब आप जोड़ेंगे तो विभवांतर एक समान होता है, लेकिन धारा, सुन लो, धारा और प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो यहाँ से जो सूत्र बनेगा, विभवांतर जब एक समान होता है, धारा अलग अलग होता है, तो यहाँ समांतर क्रम में जो सूत्र बनेगा I बराबर होगा। ठीक है ना। तो देखो अभी बात को मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। देखिए बताते, बिठा दें इसको, सब लिख लिए होंगे। चलिए समांतर क्रम की हम बात करेंगे तो इसमें होता ही है ना कि आप आराम से ऐसे चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। देखो एक ये है, ठीक है, एक ये है, ये सब समांतर क्रम में है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। टॉपिक नंबर ये आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 हो जाएगा। और फिजिक्स का जलवा रहेगा। कल गर्दा होगा फिजिक्स में। ठीक है, कल गर्दा होगा, कल गर्दा होगा। एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे इसमें, पूरा आपके न्यूमेरिकल भी रहेंगे, कल मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने कहा कि इसमें विभवांतर सबका सेम रहेगा। देख रहे हैं ना, सबका विभवांतर, जितने विभवांतर देख रहे हैं सबका विभवांतर यहाँ से जाएगा, भी रहेगा सबका, इसका इसका इसका। लेकिन प्रतिरोध रहेगा अलग, R1 R2 R3, धारा भी अलग अलग। इसमें जो बहेगा I1, इसमें जो बहेगा I2, इसमें बहेगा I3। ठीक है, तो यहाँ भी ओम के डाटा वही लिखना पड़ेगा कि जब प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो धाराएं होती है अलग अलग बाती है, प्रतिरोध भी अलग अलग बात है, लेकिन विभवांतर एक समान होता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो जो जब भी बात आप ओम के नियम की करेंगे तो आप जानते होंगे R बराबर होता है V बटा I, लेकिन सूत्र किसके बराबर होगा? I बराबर, क्योंकि I अलग अलग है। जो अलग अलग होता है उसी को चूज करते हैं हम लोग।
तो तीसरा तीसरी जब गुणा करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा V बटा आर। आई बराबर क्या हो जाएगा V बटा आर। अब सुनो, अब यहाँ पर लिख लेंगे ना, पहले प्रतिरोध में धारा, पहले प्रतिरोध में धारा, जब पहले प्रतिरोध में धारा लेंगे तो I1 होगा, यहाँ पर V बटा क्या हो जाएगा R1, I1 होगा, यहाँ V बटा R1 हो जाएगा। दूसरे में अब लेना है, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2, तब V बटा क्या हो जाएगा R2। तीसरे में, तीसरे प्रतिरोध में क्या लेना आपका धारा I3, तब V बटा R3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर कुल धारा आपको लेना है, देखते रहना, कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1, I2, I3। जहाँ I है V बटा R आया है तो यहाँ पर V बटा R आप रखेंगे, जहाँ I1 है तहाँ V बटा R1 रखेंगे, जहाँ I2 है तहाँ V बटा R2 रखेंगे, जहाँ I3 है तहाँ V बटा R3 रखेंगे। ठीक है, अब सब में भी है, देख रहे हैं ना, तो V बटा R वैसे ही रखेंगे, यहाँ से भी कामा ले लेंगे तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, तो भी से भी कैंसिल, तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इस तरीके से आपका ये सवाल और समांतर क्रम में आप सिद्ध कर सकते हैं। देखो जब भी आप सिद्ध करेंगे, चाहे श्रेणी क्रम में चाहे समांतर क्रम में, तो आपका यही रूल होता है बाबू कि जो अलग होता है उसको चूज करो। इसमें धारा जो होता है अलग होता है तो आप धारा को चूज करेंगे। ठीक है, जब विभवांतर अलग होगा तो आप विभवांतर को चूज करेंगे, जैसे जो कार्य करता है वैसे आपका चूज करके लगाया जाता है। इसमें देख रहे हैं ना, प्रतिरोध अलग अलग है, धारा अलग अलग है, विभवांतर एक समान है, तो जो आपका सूत्र बनेगा वह किसके बराबर बनेगा, आई बराबर बनेगा, क्योंकि आई आपका अलग अलग है तो आई बराबर V बटा आर से आप हल करेंगे और सब जो भी डाटा आपका रहेगा उसको रख करके आप हल कर देंगे। कुल धारा की जब भी बात करेगा तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस R3। अच्छा चलो, तो ये दोनों आप सीख गए। अब एक न्यूमेरिकल इस पर हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए कि आपसे कोई सवाल कहता है कि 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का, 2, 3, 5 ओम का 3 प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में और इसको समांतर क्रम में जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए कितना होगा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, और कहा कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ करके इसका तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। अभी आपने देखा था कि जब इस श्रेणी क्रम में कहता है तो आए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो समांतर क्रम में कहेगा तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। और एक बात जरूर याद रखेंगे कि जब भी कोई कितना भी मान दिया, 4 दिया तो 4, जैसे 2, 3, 5 की मैं बात कर रहा हूँ, 2, 3, 5 की बात कर रहा हूँ, तो जो 2 होगा वो R1 का मान होगा, जो 3 होगा वो R2 का मान होगा, जो 5 होगा वो R3 का मान होगा। तो R1, R2 और R3 का मान आपके पास मौजूद है, इसके हिसाब से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे इसको। ठीक, देखो सवाल में क्या कहा कि हमारे पास 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो ये टॉपिक नंबर चलिए आपका 38 हो जाएगा। एक सवाल है, ठीक है, कि 3 ओम, ओम ऐसे बनता है, ठीक है, मान लो 2 ओम है पहले, फिर 3 ओम है, फिर 5 ओम को, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या करिए बताइए, और कैसे बताना है जरा सोच के बताना है आपको। कि R1 का मान दे दिया है, जो भी देगा एक बार श्रेणी क्रम में निकालना है, पहले लिख लेते हैं, एक बार इसका मान श्रेणी क्रम में बताना है और एक बार इसका मान समांतर क्रम में बताना है। एक बार श्रेणी क्रम और एक किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो हल करो, तो R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 5 ओम है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 5, 5, 3, 8, 2, 10 ओम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब बात आएगी किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर, ये तो बहुत सिंपल था ना, श्रेणी क्रम में तो सिंपल बात है, आप ऐसे ही जोड़ देंगे। जब बात आएगी समांतर क्रम में तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। R1 का मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो, ओम बाद में लिख लेना। R2 का मान 3 ओम जरूर लिखना जब हल करना, तो अभी 1 बटा 5। देखो सब लोग सीखो, लौसा इसका निकालेंगे। लौसा अगर नहीं निकालना जानते हैं तो अलग ऐसे काट लो सब लोग। अब देखो लौसा काटते तभी है ना जब एक ए अजीब
कहाँ बात कर रहा है बार बार, उठा के बटा देवे साफ हो जाए, बुझ जाइए बहुत खराब हम आदमी हैं, याद रख लिया। अगर तू खराब करवा तो हमारी कर्तव्य बनता कि हमरो खराब पे उतरे के चाहिए। चलो समझाओ। चलो 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। 2 3 कितना हो गया 5। अच्छा देखो लहसुन जब भी निकालते हैं तो कब काटते हैं, तो सुनो या तुम्हारे बोलने से वो भी लड़का डिस्टर्ब हो, अब कैसे कहे कि हमसे बात मत करो, फिर सोचो तुम जहाँ बैठते हो विकास के बारे में तो इससे बात करते रहते हो, ये भी कैसे कहे तुमसे, तुम पढ़ोगे नहीं। हाँ कैसे, मैंने खाली कहो तुम ना हो जाए, साबित करेगा पड़ी प्रूफ के साथ कि यहाँ सर हम पढ़ते हैं तभी तो माना जाएगा। चलो आप पढ़ा तारे खातिर पढ़ा दिन मरते 2 3 5 हो गया। 2 3 क्या है 5। हाँ तो कब काटोगे पहले तुम लोग जान जाओ, बायोलॉजी वाले बच्चे काटते तभी है ना जब 2 अंक कटने वाला हो। मान लो इसे 2 से काटोगे तो खाली 2 कटेगा, 3 से काटोगे तो खाली 3 कटेगा, 5 से काटोगे खाली 5 कटेगा। तो एक ही काट रहा है तो काटने की कोई जरूरत नहीं। लहसुन तभी निकालते हैं, मसद तभी काटते हैं जब 2 अंक कटे वाला हो, तो डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। समझो तो सीखो तुम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं गुणा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणा 6 बचे 30, तो क्या 30 लसा आ गया, 30 यहाँ पर लिख लो, आराम आराम से समझना है तुम लोग को। भाई 2 से भाग 30 में दो, जैसे 2 आके बाहर खा कर तुम लोग सिखा रहे हैं, देख लो ये 15 बार में जाएगा तो 30, तो 15 आया। हंसने की बात, ये सीखने की बात है। तो 15 आया तो 15 से गुणा 1 में कर दो तो 15 हो गया प्लस। अब 3 से भाग 30 में दो तो 10 बार में 10, और 10 से गुणा 1 में करोगे तो 10, और प्लस 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 5 से तो 6 हो जाएगा। और 5 से भाग 30 में देंगे 6 बार में, तो 1/8 बराबर 15 को पूरा जोड़ दो, 15 और 10 25 6 31 बटे कहा गया 30। आंसर नहीं हुआ, वो पलटना पड़ेगा क्योंकि आर ऊपर करना पड़ेगा, 30 से गुणा कर दो या पलट दो, पलट देना डायरेक्टली, आर यहाँ पर लिख लो, ऊपर आर चला जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, 30 बटे कहा आ जाएगा 31। इतना ओम आपका आंसर आ गया, चाहे तो भाग दे देना तो इतना छोड़। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो इसी तरीके से आपको नजर आता है। बताओ कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग आते हैं ना किसके पास, सेल के पास। किसके पास आते हैं? सेल के पास आते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं, आइए चले सेल के पास। सब लोग इसको देख लीजिए कैसे आप हल करेंगे। देखो डायरेक्टली आपको हम बता देते हैं कि टॉपिक नंबर 38 था, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक नंबर हम लोग 39 के पास। 39 आपके पास होगा जिसका नाम होगा विद्युत सेल। देखो विद्युत सेल, ठीक है। और 40 नंबर आपका होगा, अब विद्युत सेल के कई प्रकार के होते हैं। 40 नंबर होगा आपके पास प्राथमिक सेल। 40 नंबर कौन होगा? प्राथमिक सेल। 41 नंबर होगा द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। और 42 नंबर आपका होगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। पहले ये 42 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। सेल, विद्युत सेल का होता है ना, तो आप जानते होंगे विद्युत सेल एक प्रकार का वह युक्ति होता है जो परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस वाला होता है और एक माइनस, 2 ही होते हैं, ये 2 होते हैं। इसी में अगर बैटरी कोई पूछता तो कई सेलों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है बैटरी। जैसा 12 वोल्ट का बैटरी आता है तो वो दो वोल्ट के 6 सेल उसमें जोड़े गए होते हैं, तो 6 दूना 12 आपका हो जाता है। तो सेल जो होता है, सेल का मतलब होता है कि सेल माने वह यंत्र होता है जो परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। विद्युत सेल माने वह यंत्र होता है जो परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस वाला होता है और एक क्या होता है, माइनस वाला होता है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत सेल कह देते हैं। अब देखो एक चीज़ बता देते हैं हम लोग, ये तो विद्युत सेल रहा। विद्युत सेल प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक। प्राथमिक सेल वह होता है जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद, माने एक बार आवेश लेने के बाद उसको दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। इसका उदाहरण होगा शुष्क सेल। उदाहरण क्या हो जाएगा? शुष्क सेल, या लाइट का सेल हो सकता है, बैटरी जो होता है उसको आप कह सकते हैं, या घड़ी का भी कह सकते हैं आप। इसमें घड़ी में जो सेल होता है वो भी आपके, लेकिन ये द्वितीयक सेल होगा जो मोबाइल की बात होगी। जो द्वितीयक सेल वह होता है जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद, द्वितीयक सेल वह होता है जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसका बार बार चार्ज करके फिर उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी हुआ, या जो चार्जिंग वाला लाइट आता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, द्वितीयक सेल, जिसका बार बार प्रयोग करके, कई बार प्रयोग करके उससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वितीयक सेल का मतलब होता है कि द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसको हम लोग कई बार प्रयोग करके उसको बार बार हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, विद्युत वाहक बल क्या होता है बाबू? देखो
जब भी बात करेगा विद्युत वाहक बल की, तो ये सेल के द्वारा, माने सेल के द्वारा विद्युत वाहक बल, आप कहेंगे विद्युत वाहक बल वह बल होता है जो परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है, माने सेल के द्वारा लगाया जाता है। इसको ई से प्रदर्शित करते याद भी होगा, कैपिटल ई से, और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विद्युत वाहक बल माने वह बल होता है जो परिपथ में आवेश प्रवाह को, आवेश का मतलब धारा को, बहने के प्रवाह को बनाए रखता है। ठीक है, तो सेल जान गए। अब सेलों का हम लोग संयोजन करेंगे, एक श्रेणी क्रम में करते हैं संयोजन, एक समांतर क्रम में करते हैं, और एक क्या होता है, मिश्रित क्रम में करते हैं। याद है तीनों आपको? देखो ध्यान से बाबू, एक बार सीख लो सब लोग, अरे मजा आता है यार। अब देखो, आप जो टॉपिक आपकी आ रही है वो टॉपिक आप बनाइएगा। आप अभी आप मीटर सेतु पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट पर आप बना सकते हैं, जो अब चार्ट पेपर रहता है उसको बना सकते हैं। अभी आपका एक आएगा विभव मापी, उसको भी बना सकते हैं, लेकिन मीटर सेतु हुआ, वीट स्टोन सेतु, ये सब आप लोग बनाना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग आप। तो अब टॉपिक नंबर 43 वाला, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, जिसमें आपके फर्स्ट नंबर सेलों का संयोजन किस क्रम में, सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये टॉपिक नंबर आपके 43 है कि सेलों का संयोजन आप श्रेणी क्रम में कैसे करेंगे, कैसे सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो बाबू, जब भी बात सेलों के संयोजन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आपको याद होगा। सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आई बराबर याद करो, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर लिखते हैं आप लोग। हालांकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का स्मॉल आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिससे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। सेलों का संयोजन, सेल को आप कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे कभी अभी रेडियो वगैरह लाइट जो आता था उसमें आप सेल लगाते थे ना सेल, तो वह श्रेणी क्रम में सेल होता था। किस क्रम में होता था? श्रेणी क्रम। एक सेल लगाए, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, जैसे बैटरी सेल लगाते थे ना, मान लो निपो, फिर उसके बाद से ये लगाते थे, फिर इसके ऊपर एक और होता था, एक और लगाते थे। तो ये श्रेणी क्रम होगा, क्योंकि देखो इसका जो पहला सिरा, इसका जो दूसरा सिरा है वो मान लो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो ये किसने है, माइनस है, तो इसका प्लस इसके साथ ऐड हुआ। ऐसे आप जोड़ेंगे ना, ये माइनस वाला तो कभी नहीं चलेगा, ये सही जोड़ा जाता है आपका। तो सेलों का संयोजन 3 क्रम में, प्रतिरोध का संयोजन 2 क्रम में, संधारित्र का संयोजन 2 क्रम में, लेकिन सेलों का संयोजन 3 क्रम में। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, और तीसरा क्या होता है, मिश्रित क्रम। तो देखो बाबू, जब हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जितने भी आप सुन लो, जितना भी आप प्रतिरोध लेंगे, ऐसे प्रतिरोध करते जितना भी सेल लेंगे, हर एक सेल में आंतरिक प्रतिरोध होगा, हर एक सेल में आंतरिक प्रतिरोध होगा। आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। तो मान लो 3 आपने सेल लिया, 3 आपने सेल लिया, तो तीनों सेलों को आप जोड़ेंगे। तो जब तीनों सेलों को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो पहले तो ध्यान रखना कि जब प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करेंगे, जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो आप जानते भी होंगे श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर 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 यन तक जोड़ेंगे तो यन आर आ जाता है, माने कुल इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है यन आर आ जाता है। और श्रेणी क्रम में जब भाई उसको जोड़ेंगे तो कुल जो आएगा विद्युत वाहक बल यन ई आ जाता है। और बाह्य प्रतिरोध आप जानते होंगे कैपिटल आर होता है। तो ये सूत्र यूज करेंगे, तो आई बराबर यन ई बटा में कैपिटल आर प्लस यन स्मॉल आर, ये आपका सूत्र क्या होता है, बन जाता है। ये सूत्र आपका क्या होता है, बन जाता है। तो पहले आपको मैं तो दिखाएं कि कैसे आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कि सेल आपके पास है, ये प्लस ये माइनस, ये पहला सेल है, ये माइनस है, फिर यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। और इसको लिया करके बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा, एक कुंजी लगा करके इसको हम लोग लिया करके जोड़ देंगे। जितना भी आप लगाएंगे उसमें देखना आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसको आप स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो विद्युत वाहक बल होगा उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। देखो सब सेल है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पहला सेल है, 3 सेल इसमें लिया है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। और ये क्या है, तीसरा सेल है, ठीक है। अच्छा चलो, सेल का घोल भी वही धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बताओ, यहाँ से कुल, सुनो ध्यान से, कुल अगर विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो कितना हो, कुल विद्युत वाहक बल अगर निकालते हैं आप, तो देखिए किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में ना, ई ई ई, तो यहाँ पर यन ई आ जाएगा, यन तक, यन ई इसलिए लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि तीनों को आप लगाएंगे, वो तो कई
कितने जा सकते हैं, 4 5 जितना अनंत तक लगा सकते हैं, अंत तक या नहीं। कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करता है, स्मॉल आर से। कुल जब आंतरिक प्रतिरोध आप लिखेंगे तो यहाँ आर, यहाँ सेल के साथ ही ये जुड़ा होता है, सेल के साथ ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पर कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल एन आर। बाह्य प्रतिरोध आपको मालूम है, बाह्य प्रतिरोध आपको मालूम है, बाह्य प्रतिरोध हालांकि इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करता है। बाह्य प्रतिरोध आपको मालूम है कैपिटल आर। तब एक सूत्र पढ़े ना, सूत्र होता है आई बराबर ई अपान एन आर, लेकिन एन आर कर रहे हैं, कैपिटल आर प्लस आर। अब यही में मानवा रखाएगा आपका, यही में माने कहाँ जगह रखा जाएगा, आई वही में लिखो, लेकिन जहाँ ई है ना तहाँ एन ई लिख लो, एन ई लिख लो, जहाँ आर है तहाँ आर लिख लो और प्लस, और जहाँ स्मॉल आर है तहाँ पर एन आर लिख लो। चलो इस तरीके से आपका ये जब सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस तरीके से जोड़ा जाता है। और इसका सूत्र भी आप देख रहे हैं कि अगर कोई कहे सिद्ध करने के लिए तो आप सिद्ध कर सकते हैं, आई बराबर एन ई बटा में कैपिटल आर आपका बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध। अब चाहे तो ऐसे इसको भी आप चार्ट पेपर पर बना सकते हैं, खूब बढ़िया से, तो नहीं बड़ा फिगर बता सकते हैं। किसी तरीके से आपको एक बनाना है, हालांकि इस पर नंबर मिलता नहीं है, 1 नंबर आपको मिला जाता है इस पर। मौखिक इसी से पूछे जाते हैं, टीचर लोग जो होता है 4 नंबर का मौखिक भी होता है, इसी से पूछते हैं, सब लोग आप लोग बना लेते हैं। चलिए अब आप सेलों का संयोजन, अगला टॉपिक जो होगा टॉपिक नंबर 44 के पास आप चलेंगे। तो सेलों का संयोजन अब आपको समांतर क्रम में करना है। तो समांतर का मतलब एक ऊपर सेल रहेगा, एक नीचे सेल रहेगा, फिर उसके नीचे एक सेल रहता है। तो जब सेलों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं बाबू, तो इसमें जान जाना कि अब तक कुल विद्युत वाहक बल केवल ई रहेगा। अब ई इसलिए रहेगा क्योंकि आपने खुद कहा है कि जब भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब विद्युत वाहक बल या वैद्युत विभवांतर एक समान होता है। पढ़े ना अभी आप प्रतिरोध में भी कह रहे थे केवल ई रहेगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि अब जब इसको जोड़ोगे समांतर क्रम में, किसको, प्रतिरोध को, आंतरिक प्रतिरोध भी तो सबके साथ होगा, तो वहाँ पर अब बट्टा में आएगा ना। समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो कहाँ आता है, तो यहाँ पर अब बट्टा में आएगा, यानी यहाँ पर जो प्रतिरोध आपके पास आएगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा। अब जब हल करेंगे ना तो मान लीजिए कि आपको मालूम नहीं 1/r एन बार आएगा, तो आपका आ जाता है एन बटा आर आ जाता है। देखिए जब पलटते हैं तो पलटने के बाद आपका जो होता है आर बटा एन आ जाता है। तो आर बटा एन उसमें उसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, और उसके बाद से जब हल कर लेते हैं तो हल करने के बाद आपके पास आ जाता है। ठीक है, चलिए चले बताएं, मिटाएं इसको। तो सेलों का संयोजन 3 क्रमों में करते हैं। पहला क्रम में आपने श्रेणी क्रम में करके दिखा दिया है। दूसरा क्रम में जब भी आप करेंगे समांतर क्रम में, तो जो सेल का विद्युतवाहक बल होता है वह केवल ई लिखेंगे, लेकिन जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा तो जो समांतर क्रम का प्रतिरोध का सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करके आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो वो बट्टा में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं। तो वहाँ से हम लोग सूत्र स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए नए टॉपिक के पास हम लोग कदमों को रख रहे हैं। सेलों का संयोजन किस क्रम में करेंगे हम लोग, अब समांतर क्रम में करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो टॉपिक नंबर अब 44 के पास हम लोग कदमों को रख रहे हैं। सेलों का संयोजन किस क्रम में, समांतर क्रम में। सेलों का संयोजन समांतर क्रम में। आइए तो सेलों का संयोजन अब आपको समांतर क्रम में करना है। कितना अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है फिजिक्स? देखो अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, पहले से आप पढ़ चुके हैं, दोबारा जब पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम पूरा क्लियरफाइड होता चला जा रहा है। यही होना भी चाहिए बाबू। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए बच्चे लखनऊ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं सब बच्चे लोग। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए जो CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं कई लाख रुपया लगाते हैं, तभी उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप बहुत छोटे से माने रुपये पैसे में आप इस सबको आपकी जानकारी हो रही है। अगर हो रही तब तो ठीक है, नहीं तो भाई अब क्या किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कितना अच्छा आपको रिवीजन कराएगा, तब आपको टेस्ट देते हैं। तनको अलगर्जी खाना हम नहीं देते हैं, कहते हैं कि चलो भाई तैयारी करा कर तब आपको दिया जाएगा, तब आप पूरा लिखेंगे। लेकिन आप लोग अलगर्जी खाना लिखते हैं, ये बात आपको सामने दिखाई देता है, प्रकट होता है जब टेस्ट होता है। बात एकदम पूरा आपको अच्छे तरीके से तैयारी करा करके तब दिया जाता है कि 1 महीना छूटे, फिर भी आप नकल करके लिखते हैं। जब आप नकल करके लिख देते हैं तभी हमको विश्वास हो जाता है कि बस अब यही तक इसका आगे आपकी पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है। जब भी आप पूछ के लिखते हैं, चाहे तरह तरह की बातें करके लिखते हैं, तभी हमको मन लग जाता है कि बस यही वो आखिरी माने आपकी पैगाम होती है। चलिए
तो अब सेलों का संयोजन किस क्रम में करेंगे, तो चलो एक ऊपर से ले लो इस तरीके से, चलो एक नीचे ले लो और फिर एक और नीचे ले लो, यही तो होता है। सबके साथ आंतरिक प्रतिरोधक आप जानते भी होंगे, यही होता है। अब समांतर क्रम में देख लो, चलो सबको मिला करके एक तार से इसको जोड़ दो, जोड़ दिया आपने। सबको इसको भी मिला दो और एक तार से ले आके इसको क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दिया आपने। यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध लगा दो, बाह्य प्रतिरोध लगा दो, तो यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर भी ई रहेगा, यहाँ पर भी ई रहेगा, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर रहेगा। ठीक है, चाहो तो पूंजी भी लगा सकते हो। इस तरीके से आपका ये जुड़ गया। देखो 3 सेल को ही लेकर के आप हल कर रहे हैं समांतर क्रम में, इस तरीके से, या फिर आपके इस तरीके से, फिर आपका ये इस तरीके से रहेगा। समांतर क्रम की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो बात समझो ध्यान से। समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल लिखेंगे आप पहले। कुल विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे। का कुल विद्युत वाहक बल आप जब लिखेंगे तो इसको आप ई बराबर लिखेंगे, तो ई बराबर ये होगा, क्योंकि आपने खुद कहा है बाबू कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विद्युत वाहक बल एक समान होता है। इसके आगे यन वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल ये लिखेंगे। ठीक है, हालांकि बाह्य प्रतिरोध आपके पास आर है, बाह्य प्रतिरोध तो जगह है वैसे ही लिख देता है, उसमें एक ही प्रतिरोध है तो एक लिख देंगे। बाह्य प्रतिरोध जो होता है ना, बाह्य प्रतिरोध जो होता है आर है तो आर ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत आपकी होगी आंतरिक प्रतिरोध की, क्योंकि 3 आंतरिक प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं और ये भी समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहले कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। आंतरिक प्रतिरोध क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये किस क्रम में है बाबू, ये लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा, समांतर क्रम में। तो देखो 1/, स्मॉल आर लिख लो, डैश कर लो यहाँ पर, डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश यन तक, यन तक, यन तक। तो आपको तो यन तक इसका ही लगा सकते हो इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r डैश बराबर, पूरा जब हल करेंगे तो केवल ऊपर यन आ जाता है, यन/r आ जाएगा। भाई हाँ तो बराबर है ना, तो एक आर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब इसको पलटेंगे बाबू, क्योंकि ऊपर हमको चाहिए, तो r डैश बराबर हो जाता है r/n। अब वही फार्मूला देखो कितना फेमस फार्मूला है। फिर आई बराबर ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर सूत्र साफ लिखेंगे, तो आई लिख लो, चलो आई लिख लो, जहाँ ई है ना देखो सूत्र में, जहाँ ई है तहाँ ई ही लिख लो, ई दिया गया है, ई लिख लो, ई लिख लो, चलो आर कैपिटल आर वैसे ही लिख लो, प्लस जहाँ आपके पास स्मॉल आर है तहाँ स्मॉल आर की जगह पर यानी आर डैश मान लो, r/n है तो यहाँ पर r/n लिखो। आगे बढ़ा देते हैं, ई बट्टा, देखो ध्यान से, ई बट्टा एक लसा ले लो, यन होगा, यन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऊपर लेके जाओ यन ई अपान यन आर प्लस स्मॉल आर, तो आई बराबर आपके पास क्या हो गया, यन ई अपान यन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें सिद्ध हो गई समांतर क्रम में। देख लो, तो समांतर क्रम में जब भी सिद्ध करोगे तो केवल आर ही अलग होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध आप देख रहे हैं वो आंतरिक प्रतिरोध ही अलग होगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा। उसके बाद आप इसको लस वगैरह लेकर के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलों का संयोजन भी देख लिया हम लोग समांतर क्रम में। अब जो बातें आपकी होंगी, सेलों का संयोजन किस क्रम में आपका होगा, मिश्रित क्रम में। सेलों का संयोजन अब आपके पास आएगा मिश्रित क्रम में। चलिए, सेलों का संयोजन आपका होगा मिश्रित क्रम में। तो मिश्रित का मतलब आप जानते होंगे कि श्रेणी में होगा, समांतर में होगा। 2 श्रेणी में दिखा दो, फिर नीचे 2 समांतर में दिखा दो, फिर नीचे 2 श्रेणी में। तो अगर ऊपर 2 दिखाए तो श्रेणी में होगा, नीचे बटा में दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, समांतर में हो जाएगा। देखो इसमें तो मान लीजिए कि सेलों में पंक्तियाँ भी हैं, 3 पंक्तियाँ भी है, तो उसको हालांकि कुल विद्युत वाहक बल को समांतर में जोड़ रहे हैं, श्रेणी में जोड़ रहे हैं, तो यन ई लिख लीजिएगा, क्योंकि श्रेणी में जोड़ेंगे तो उसके साथ यन एड होना चाहिए, यन ई आ जाएगा। लेकिन आप जब आंतरिक प्रतिरोध निकालिएगा ना, तो मान लीजिए कि आंतरिक प्रतिरोध आप निकालेंगे तो इसमें जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो यन जगह यन ई आई रहा, वही यन आर आ जाएगा। लेकिन यम पंक्तियों तक है तो 1/r डैश बराबर 1/n आर प्लस 1/n आर प्लस 1/n आर डैश यम तक, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ बन रही है, तो यम/n आर आ जाएगा। लेकिन जब आर डैश निकालेंगे तो यन r/यम आ जाएगा। उसके बाद से आपको मान रख देना है, डायरेक्टली आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग टॉपिक नंबर ये 45 के पास कदमों को रख रहे हैं कि सेलों का संयोजन मिश्रित क्रम में। ठीक है, आइए सेलों का संयोजन किस क्रम में, मिश्रित क्रम में। कुछ समझ रहे हो, यही है, देख लेना। सेलों का संयोजन पहली बार आप पढ़े होंगे, बहुत दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं। इस तरीके से जो लक्ष्य आपका है कि हम लोग 56-57 दिन में इसको समाप्त करेंगे, इस लक्ष्य को प्राप्ति, उसके लक्ष्य को तरफ हम लोग बढ़ते हुए चल रहे हैं।
तो अब जो बातें होंगी इस तरीके से, देखिए ये आपका एक तरीके से का है सेल है, तो दो पहले सेल किस में लगा दो, श्रेणी में लगा दो, इस तरीके से आंतरिक प्रतिरोध दिखा दो। फिर ये सेल है, 2 सेल आप श्रेणी में लगा दो, फिर नीचे 2 सेल आप किस क्रम में लगा दो, ये भी श्रेणी क्रम में आप लगा दीजिए। फिर 2 सेल आपके हैं, फिर इसको इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। और फिर आप इसको जोड़िए, फिर आप इसको जोड़िए, लिया करके आप इसको प्रतिरोध से जोड़ दीजिए, फिर आप खोजी लगा दीजिए, लग गया, ठीक है। ये मिश्रित क्रम है कि नहीं। ये भी एक सेल है और ये भी श्रेणी क्रम हो गए, और ये भी श्रेणी क्रम में भी, लेकिन अगर ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो मिश्रित क्रम में आपके हो जाएंगे। इसको ई कहते हैं, यह भी आपका ई है, 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 आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आप क्या देखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल जब विद्युत वाहक बल लिखेंगे तो ई बराबर होता है एन ई, क्योंकि श्रेणी में यानी आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि बाह्य प्रतिरोध तो एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर चाहे तो आप बाह्य प्रतिरोध में केवल आर की जगह पर आर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर। आपको दिक्कत क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे। जब भी कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात होगी तो 1/r डैश बराबर 1/n r, क्योंकि आपका श्रेणी क्रम में आर है इसलिए n r लिखेंगे, प्लस 1/n r प्लस डैश यम तक, ये यम पंक्तियों की संख्या, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति यम तक की पंक्ति जाएंगी। तो 1/r डैश बराबर आपके पास यम है, तो यम बटा आपके पास n r आ जाएगा। अब इसको पलट दो, क्योंकि r डैश अकेले चाहिए, तो r डैश ऊपर हो जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो n r अपान यम आ जाएगा। फिर जो सूत्र आपके पास है सूत्र, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई है ना, एन ई है, और कैपिटल आर वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर होगा एन आर अपान यम। चलो एन ई वैसे ही रख लो, यहाँ पर लसा आप ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यम गुना करेंगे तो यम आर प्लस एन आर, ऊपर पलटेंगे तो यम ऊपर हो जाएगा यम, और एन ई अपान क्या हो जाएगा, एन ई अपान यम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम तो ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो आपका है यम आर प्लस एन आर, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र जो बनेगा आई बराबर यम एन ई अपान यम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, ठीक है। इस तरीके से आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, आज सब लोग आओ। तो टॉपिक नंबर 45 तक हम लोग पढ़ लिए, आ जाओ, इसको आज समाप्त कर देना हम लोग को। चलो टॉपिक 46 पर आते हैं, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का, ठीक है। पहला नियम, अब आओ समझो एक तरह सब लोग, आज सीखो। 47 नंबर आपका होगा दूसरा नियम। अच्छा आपको याद है ना, पहला नियम को क्या कहता है, संधि का नियम, संधि का नियम। और दूसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं, या पास का नियम। लूप माने वही होता है, लूप अंग्रेजी शब्द है। देखो बाबू सब लोग, किरचॉफ ने अपना 2 नियम दिया था। पहला नियम आप कहेंगे किसी संधि पर मिलने वाले, याद करो सब लोग, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये तो कभी नहीं भूलेंगे आप। आज इसको हम लोग देखो, जो पहला नियम होता है उसको हम लोग किसका नियम कहते हैं, हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जो पहला नियम होता है, क्योंकि धारा की जब बात होगी तो आवेश की बात जरूर होगी, और Q बराबर I इंटू टी होता है। तो आई की जब बात होगी तो Q की बात होगी। जब पहला नियम आप धारा की बात करें तो यहाँ आवेश की बात करेंगे। तो क्या होगा, देखो किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का देखो बीजगणितीय योग 0 होता है। देखो यही इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, और आई का मतलब होता है धारा। तो किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। इससे हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। चलो टॉपिक 47 आपका है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम आपका अगर पूछेगा तो कहेंगे किसी भी बंद पास से गुजरने वाले, बंद पास से गुजरने वाले धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखो आई को धारा कहता है, आर को प्रतिरोध कहता है, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग
विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। देखो किसी भी बंद पास से गुजरने वाले जो धारा होता है, जो प्रतिरोध होता है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। जिससे हम लोग किसका नियम कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम हम लोग कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। तो सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा क्या होता है, ई होता है। इसको हम लोग देखो सुनो, जब ये ई आ रहा है, जब आई आर पूरा आ रहा है, तो इसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आपके प्रश्न आता है, पूछ देगा बहुविकल्पी में कि जो आपके पास किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद होगा कि उसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब आइए आपके पास प्यारा सा जो आप बनाने का प्रयास भी आज करेंगे प्रोजेक्ट फाइल पर या चार्ट पेपर पर, जिसका नाम होगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, कितने लोग इसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिज का भी मतलब होता है सेतु। और 47 टॉपिक हमने कवर किया। अब हम लोग चलते हैं 48वां टॉपिक के पास। 48 नंबर पर चलते हैं, जिसका नाम होगा बाबू व्हीटस्टोन सेतु। सब लोग देखेंगे, सब लोग प्रयास करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन, अंग्रेजी में ब्रिज कहा जाता है। देखो अच्छा देखो, इसमें सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। उसने सन 1942 ईस्वी में इस माने व्हीटस्टोन सेतु की स्थापना किया था। खूब ध्यान से आप समझेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु कि खाली सेतु मत लगाइएगा, हटा दीजिएगा, खाली इतना कहिएगा कि व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 ईस्वी में व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किया था। और इसने ही कहा था कि यदि कोई प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हमारे 4 प्रतिरोध है, चारों का अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और अगर 3 प्रतिरोध का मान हमको मालूम है, तो चौथा प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 3 प्रतिरोध का मान अगर हमको क्या है, मालूम है, तो चौथा प्रतिरोध का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बात समझे। तो अगर आपसे आप मान लीजिए प्रोजेक्ट पर या चार्ट पेपर पर बनाते हैं, आपसे जो टीचर है पूछता है कि बताओ बाबू व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, किस सन में किया था, तो आप कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया था और 1942 में किया था। अच्छा, फिर वो पूछा जा सकता है कि बताओ जो व्हीटस्टोन सेतु होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप कहेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसमें अगर 4 प्रतिरोध है, चारों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और अगर 3 प्रतिरोध का मान दिया गया है, तो चौथा प्रतिरोध का मान हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब इसको समझने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। चलो देखो, इसका अच्छी तो समझेंगे, इसको सूत्र का हम लोग प्रूफ भी करेंगे। मान लो कि आपके पास किस तरीके से एक ये प्रतिरोध है, फिर आपके पास एक ये प्रतिरोध है, फिर आपके पास एक ये प्रतिरोध है, फिर आपके पास यहाँ पर एक ये प्रतिरोध है। आपने कितने प्रतिरोध लिया, 4 प्रतिरोध लिया। कितने प्रतिरोध लिया, 4 प्रतिरोध लिया। चारों को किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। और देखो इसमें 2 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे। इसमें आपके पास 2 विकर्ण दिखाई दे रहे हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अच्छा, आप जो इच्छा हो तो मान सकते हैं। मान लो यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है। एकदम ध्यान से समझना, मैं बना रहा हूँ, एकदम आज सीख लो। ये आप चार्ट पेपर बना लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। अब सुनो, सब लोग एक ही मत बनाते नहीं, अलग बनाना। इसको हम लोग मान लो यहाँ से धारा आई जा रही है, धारा कहाँ जा रही है बाबू, आई जा रही है। तो जब धारा आई जाएगी तो ये 2 भागों में बट जाएगी। यहाँ पर होगा I1, तो यहाँ पर होगा I2, यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पर I2, ठीक है। खूब बढ़िया से आप लिखेंगे पहले कि 4 प्रतिरोध हमारे पास है, P, Q, R, S, चारों को श्रेणी क्रम में लगाया गया। इसमें 2 विकर्ण है, एक आपके BD विकर्ण है। तो BD विकर्ण में एक हमने धारामापी G लगा दिया। BD विकर्ण में हमने क्या लगाया, एक धारामापी हमने G लगा दिया। किस में, BD विकर्ण में। और जो अगला विकर्ण है A और C, जो अगला विकर्ण क्या है, A और C है, तो अगला विकर्ण A और C को दोनों को ले आकर एक बैटरी, एक कुंजी, और चाहे तो आप धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं। एक आपने बैटरी लगा दिया, एक कुंजी लगा दिया, और एक धारा नियंत्रक भी आप लगा देंगे। चलो, अब आप कहेंगे कि यहाँ से धारा आई बह रहा है। धारा क्या बह रहा है, ध्यान समझना, आई।
जब आई धारा बह करके यहाँ पर जा रहा है तो ऊपर क्या हो जा रहा है I1 और नीचे क्या हो जाएगा I2। और सुनो ध्यान से, ये बहता हुआ आगे जाएगा। मान लो संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगा। आपसे प्रश्न ये पूछेगा टीचर कि बताओ कि यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा जा रही है तो यहाँ कितना बहेगा, यहाँ कितना बहेगा, तो यहाँ 5 बहेगा ना, आधा आधा बट जाता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताइए कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर धारा मापी है, बात समझिए, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर क्या है I2 है, और कोई आपसे कहा कि माने कब धारा मापी में धारा नहीं बहेगा, तो आप कहेंगे जब संतुलन की स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। जब संतुलन की स्थिति में होगा तो इसमें कोई धारा नहीं बहता, तो बात समझेंगे। तो जब I1 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कौन जाएगा? I1 नहीं जाएगा जी, यहाँ से कौन जाएगा I1, यहाँ पर I2 है तो इधर भी कहाँ जाएगा I2 जाएगा। समझिए पहले बताओ। हाँ, धारा आपका जो सेम यहाँ से जो बह करके जाएगा I1 वही यहाँ पर भी होगा I1, यहाँ से I2, यहाँ से I2। देखो जैसे मैं मौजबानी याद हमको है वैसा आप भी कर सकते हैं। आप लोग तो कहते हैं कि बहुत मेरे पास दिमाग है, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करिए, यूज करिए, आप उसको प्रूफ करिए कि आपके पास माइंड है। बात समझ रहे हैं? चलिए आप क्या करेंगे, आप जरा देखिए, पहले आप लिखेंगे ना, देखो यहाँ पर लिखना किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से आ जाओ, दूसरे नियम से। और जानते हो आप बंद पास लेंगे, क्या मालूम है? बंद पास लिखेंगे यहाँ पर, बंद पास, एकदम ध्यान से देखना सब लोग। कौन लेंगे? A B D A में, ABDA में। तो देखो इधर सुनो, यहाँ से चलो, पहले यहाँ से देखो, एकदम ध्यान से देखना, तनको मत घबराना, ये भाई लिया, ये भाई लिए, तो इधर से चलो आ जाओ यहाँ पर। तो जब बंद पास में देखेंगे तो क्या होगा, ये I गुणे P होगा ना, P का मतलब R, अभी आप पढ़े थे I इंटू R होता है, तो यहाँ पर लिख लेना I1P, क्या लिखोगे I1P। और आगे बढ़ो, इसमें आ जाओ, इसमें तो कोई धारा ही नहीं बह रहा है, तो जीरो लिख दो, चलो जीरो लिख दिया हमने। और आओ और देखो उल्टा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उल्टा। तो उल्टा जाते हो तो माइनस में लिखता है ना, धारा इधर की तरफ जा रही है, आप उल्टा जा रहे हैं तो माइनस I2R लिखना, माइनस I2R बराबर क्या लिखोगे? जीरो। माइनस I2R बराबर जीरो, एकदम ध्यान से लिखना, ध्यान से सुनना। अब फिर से सुनो, I1P, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो I2R, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कहाँ आ जाएगा? 1। इधर आ जाओ, ए राजकुमार यार ऊपर तो देखो, कॉपी पे लिखो, छोड़ो ना, पहले इसको तो देखो कम से कम। आगे बढ़ो, अब बंद पास कौन लेंगे? BCDB में। अब लिखेंगे कि पुनः बंद पास किस में लेंगे आप? BCDB में, BCDB में। जब बंद पास आप BCDB में लेंगे तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा आपके पास? इधर से चलिए, चलो, तो I1Q होगा, I1Q होगा, और फिर इधर से इधर जा रहे, उल्टा जा रहा है, देख रहे ना, धारा तो इधर जा रहा है, आप उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस में I2 यस हो गया, फिर ऊपर जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो, बराबर के बाद हमेशा जीरो लिखते हैं। तो I1Q अगर कहने कर दो बराबर I2 यस, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा? 2। अब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा बाबू? I1P बटा में I1Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? I2R बटा में I2 यस। तो I से I2 से I2, तो P बटा Q बराबर R बटा यस। इस तरीके से आप यूवी-स्टोन सेतु का जो सिद्धांत होता है, जो प्रूफ करने की बात होती है, तो P बटा Q बराबर R बटा यस आप क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। देख लो, यही होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु। देखो 3 प्रतिरोध आपको मालूम है, अगर P मालूम है, Q मालूम है, R मालूम है, तो यस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यस आपका अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसको ज्ञात करना होता है। तो इस तरीके से अगर जब भी कोई पूछे आपके कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, तो आप सब लोग बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में किया था। इसके द्वारा अगर हमें 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि चारों प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हालांकि इसमें 2 विकर्ण होते हैं, तो जो पहला विकर्ण होता है BD, उसमें हम लोग धारामापी G लगा देते हैं,
और जो दूसरा विकर्ण होता है आपका AC, इसमें एक इसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुंजी लगा देते हैं। उसके बाद से जब धारा यहाँ से I जाता है और जब A के पास जाता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक I1 होता है और एक I2 होता है। अगर यहाँ से 10 एम्पियर की धारा जा रही है तो यहाँ 5 एम्पियर और यहाँ पर भी 5 एम्पियर में हो जाएगी। जो धारा I1 अगर P में जा रही है तो यही धारा आपके Q में भी जाएगी। जो धारा आपके I2 R में जा रहा है तो यही धारा आपके S में भी जाएगी। तब आप किरचॉफ के दूसरे नियम से आप लेंगे। लेकिन दूसरे नियम को हम लोग बंद पास का नियम कहते हैं। तो बंद पास ABDA में, ABDA में, तो ABDA में आएंगे तो I1P यहाँ पर हो जाएगा +0 माइनस I2R बराबर 0, I1P बराबर I2R बराबर 0। जानते होंगे ये वाला पास लेंगे आप जब पहली बार में आप लेंगे तो I1 गुणे P यहाँ पर आ रहा है तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई प्रतिरोध वगैरह लगा ही नहीं है। इधर आएंगे उल्टा धारा जा रहा है, उल्टा आप चल रहे हैं तो माइनस I2R, तो माइनस I2R बराबर 0, तो I1P इधर करेंगे तो I2R समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। माने पक्षांतर कर लीजिएगा ना, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः बंद पास BCDB मिलेंगे आप, BC यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, तो BCDB मिलेंगे। तो इधर से अगर चल रहे हैं तो धारा इधर से जा रही है तो I1Q लिख दिया यहाँ पर, I1Q इधर चले उल्टा चल रहा है तो माइनस I2S प्लस 0 बराबर 0, तो I1Q इधर आएगा बराबर I2S समीकरण नंबर 2। उसके बाद आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो 1 में तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है I1P है, 2 में इधर देख रहा है I1Q है, 2 में इधर I2R है, यहाँ पर आपका I2S है, तो I2 से I2, I1 से I1, तो P/Q बराबर R/S। यही आपका वीस्ट-ह्यूस्टन सेतु का जो होता है इस तरीके से आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? सब लोग बता देंगे ना। चलिए बाबू, अब आते हैं हम लोग मीटर सेतु। किसके पास हम लोग चलेंगे? मीटर सेतु के पास चलेंगे। आइए, तो टॉपिक नंबर आपके पास नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम आपके पास हो रहा है मीटर सेतु। इसके बाद से ये पार्ट आपका लास्ट होगा विभव मापी। उसके बाद से ये प्यारा सा जो चैप्टर है आपका समाप्त होगा। चलिए, टॉपिक नंबर 49 के पास हम लोग कदम रखते हैं जिसका नाम है मीटर सेतु। मीटर सेतु, पहले आपको बता दें कि जो मीटर सेतु होता है ये आपके वीस्ट-ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे, मीटर सेतु जो होता है वह वीट-ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें इसमें भी वही होता है कि कोई भी माने प्रतिरोध होते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान भी ये ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी तार होगा या कोई भी मान वस्तु होगी उसके भी अज्ञात प्रतिरोध का मान इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि इसका आपका चित्र जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मीटर सेतु होता है इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, जल्दी से देख लीजिए। चलिए, तो इसमें तो आपको याद होगा कि 2 कॉपर के प्लेट होते हैं जो उल्टे यल आकार के होते हैं। याद है, देखो उल्टा यल बना है, उल्टा यल। हम बताए थे कि जब भी आपके मीटर सेतु की बात करेगा तो यम और यल दोनों एक पास आता है। यम मीटर यल, यम और यल एक पास होता है। जब भी मीटर सेतु की बात करेगा तो समझिए उसमें यल आकार के 2 प्लेट आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक और नीचे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि ऊपर ये वाला हिस्सा रहेगा, तो इसको और नीचे कर लीजिए, ये वाला आपका हिस्सा रहेगा। अब बीच में एक सीधा इस तरीके से प्लेट, सब में 3-3 पेंच कसे होता है। कितने पेंच? 3-3 पेंच सब में कसे होते हैं। देखो मैं कस रहा हूँ पेंच, और यहाँ से तो तार को कस देते हैं, मैग्नीन वगैरह जो तार होता है, और यहाँ आपका प्रतिरोध बॉक्स होता है। प्रतिरोध मान देखो ना, कई चित्रवा में RB आपका लिखता, आप लिखे भी थे प्रैक्टिकल जो बनाए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर का मतलब रेसिस्टेंस, प्रतिरोधक, अभी का मतलब बॉक्स, इसको हम लोग R मान लेते हैं। यहाँ पर यहीं पर आपको प्रतिरोध लगा देते हैं। आप तो प्रैक्टिकल में भी लिखे होंगे कि क्या वीट-ह्यूस्टन सेतु में मीटर सेतु में क्या समांतर क्रम श्रेणी क्रम में आप जोड़े थे, कई जगह जोड़े थे। याद है, श्रेणी क्रम में 2 को जोड़े थे, समांतर में 3 को जोड़े थे। सब लोग चित्र बना लिए हो, फिजिक्स का पूरा फाइनल है। चलिए, तो इसको हम लोग का यहाँ पर लिखे तो मान लो यहाँ पर यस लिख लेते हैं कि P लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे R और यस। चलिए, अब एक काम करिए, यहाँ से लिया करके तार पर कुछ माने गैल्वेनोमीटर लगा करके मान लो डाल दिए, D हो गया। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर यल मानते हैं तो कितना हो जाता है आपका 100 माइनस यल हो जाता है। 100 माइनस क्या होता है, यल हो जाता है। अब तब भाई जो पेंच बा इसे आप बैटरी कस दीजिए, और फिर आप क्या करिए, कुंजी लगा दीजिए, फिर आप चाहे तो धारा नियंत्रक लगा दीजिए, और फिर इस पेंच से लिया के इसको आप क्या कर दीजिए, आपका मीटर सेतु कहाँ हो गया, कंप्लीट हो गया।
इसका ये मीटर सेतु जो होता है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके द्वारा किसी भी तार के हम लोग प्रतिरोध को अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देख लो ध्यान से, चित्र आपका इस तरीके से आपको बना लेना। कोई दिक्कत है बताओ, सब लोग बना लोगे? अब सुना इसको ध्यान से, आपको कैसे बताना है। जहाँ पी है तहाँ पर आपने आर रखा है लोग, समझो कि पी बटा क्यू और आर बटा यस। तो जहाँ पी है तहाँ पर आर लिखो। अब लिखना ना व्हीटस्टोन सेतु के नियम से, व्हीटस्टोन सेतु के नियम से। तो क्या होगा देखो तुम्हें ध्यान से, पहले लिख लेना आर बटा, यहाँ पर क्या है यल है, और यहाँ यस बटा, यहाँ पर क्या है 100 माइनस यल है। सिंपल सी बात है भाई, 100 माइनस पी बटा क्यों लिखे थे। अब आप यस निकालना है तो पीछे दिए गुना था आर 100 माइनस यल अपान यल बराबर यस। तो यस बराबर सूत्र आपका बन जाएगा। ऐसे से आपको यल का मान अगर दिया है और आर का मान दिया है तो आप यस का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यस बराबर 100 माइनस यल इंटू आर बटा में यल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्रयोग करते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कि क्या होता है आपके पास मीटर सेतु, 49 नंबर टॉपिक आपके पास है, तो मीटर सेतु आप कह सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। या कोई तार है उसे प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो उस तार का प्रतिरोध हम लोग मीटर सेतु के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रतिरोध बाक्स है, आरबी को प्रतिरोध बाक्स कहते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस बाक्स इसको कहा जाता है। बना लोगे सब लोग? कुछ समझ में आ रहा है कि खाली बकबका रहे एकदम बोल के चले जा रहे हैं? आना चाहिए आपके समझ में, ठीक है। चिल्लाते तब समझो कि सिर लगता है दर्द करने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का लास्ट टॉपिक है आपके किताब का, इसका नाम है विभव मापी। विभव मापी, पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करें आखिर ये विभव मापी होता क्या है। कितना अच्छा आपका पाठ था, अब तो न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल आ गया। कभी आपको मैं कल ही अगर टाइम मिलेगा तो पहले तो मैं आपको एक बार फिर बताते हैं कि कल जब आप लोग आएंगे तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री कुछ अच्छी बातें मैं पढ़ाऊँगा। पहले पढ़ेंगे आप 2 घंटा तक, ठीक है। केवल केमिस्ट्री क्या होता है, जो तमाम प्रकार की बातें मैं बताऊँ, प्रेरण विभव जो होता है सब मैंने आपको पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री के जो अच्छे टॉपिक होंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको अगर टेस्ट होगा तो टेस्ट होगा, नहीं तो इसका न्यूमेरिकल तो सुमार को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब लास्ट आपका है विभव मापी। आखिर विभव मापी का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो सुनिए। जो विभव मापी होता है इसके द्वारा हम लोग सेलों का विद्युतवाहक बल ज्ञात करते हैं। 2 सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना की जाती है। तो जानो विभव मापी क्या होता है, तो विभव मापी को पोटेंशियो मापी कहते हैं। पोटेंशियो मापी कहते हैं। आपकी किताब में पोटेंशियो मापी ही लिखा है। तो आप पहले जानिएगा कि विभव मापी जो होता है वह सेलों के विद्युतवाहक बल नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, या वैद्युत 2 तारों के माने जो तारे होती है 2 बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सब लोग याद करो जब भी विभव मापी के बारे में पूछेगा। हालांकि दोनों मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु ये दोनों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं मालूम है? इन दोनों का प्रयोग हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करने का, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। लेकिन जो विभव मापी होगा उस विभव मापी का प्रयोग हम लोग सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए, या जो वैद्युत विभवांतर होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। याद रखना। तो देखो आप कैसे इसको आप बनाएंगे, कैसे इसकी चर्चा करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। सिंपली बात आपका है और बता सकते हैं। इसमें मिटा दे, बोलो सब लोग लिख लिए हो का? मिटा दिया जाए। तो चलिए लास्ट आपका देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है विभव मापी। 50 टॉपिक इसमें बताए हैं आपको, माने एक पाठ में 50 टॉपिक, यानी 50 टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर एक टॉपिक में आपको 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से कम टाइम लगेगा नहीं। कोनो में तो 20 मिनट लग जाएगा, कोनो 3 मिनट में हो जाएगा। तो कम से कम 500 मिनट आपको चाहिए 50 टॉपिक पढ़ने के लिए। 500 मिनट से कम नहीं। और 500 मिनट का मतलब ये होता है कि लगभग आपके 8 से 48 8 घंटा 20 मिनट नहीं, 400 से 8 घंटा 20 मिनट चाहिए। माने एक दिन में आप एक पाठ को तैयारी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 1 घंटा मैंने आगे छान दीजिए। चलिए आइए विभव मापी के बारे में पढ़ते हैं। विभव मापी, तो विभव मापी की जब भी बात करेगा तो विभव मापी कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युतवाहक बल को, हमारे सेल का जो विद्युतवाहक बल होता है उसको नापते हैं, या जो वैद्युत विभवांतर होता है उसको नापते हैं। याद करो सब लोग, इसके द्वारा क्या करते हैं,
अभी आपने सेल का विद्युत बल भी पढ़ा था, याद है कुछ? विद्युत बल वह न्यूनतम बल होता है जिसके द्वारा जो परिपथ में आवेश होता है उसके प्रवाह को बनाए रखता है। अब वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो दो बिंदुओं के जो बीच का विभव का अंतर होता है उसी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने के लिए जितना हमें आवश्यकता होती है, का जितना कार्य किया जाता है उसको भी वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको बना लेते, कोई दिक्कत इसमें होता नहीं है। देखो एक तार लेते हैं, एक का ले लिए, तार ले लिए, सुनो ध्यान से। मान लो तार है, यहाँ पर पेंच लग गया, यहाँ पर पेंच लग गया, ये ए है और ये का है, बी है। चलो इस तार के, चलो बी है, और इसको ले आकर के ऊपर एक बैटरी लगा दीजिए। सर ये बैटरी आपने लगा दिया, एक धारा नियंत्रक लगा दिया, ले आकर इसको कुंजी भी लगा सकते। चलिए तो ये प्लस वाला हिस्सा होगा, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। और दूसरका वाला सिरा को भी ले आएंगे ना तो आप सील लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन सील का भी प्लस से ही जोड़ना है। देखो ध्यान से, मैंने कहा था आपको कि बैटरी होगा ये भी प्लस से। हाँ कौन प्लस? प्लस माइनस, अच्छा माइनस बना लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर सेल, अगर यहाँ पर बैटरी के प्लस के जोड़ोगे तो सेल को भी किससे जोड़ना है? प्लस से आपको जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद से लिया करके इसके ऊपर हम लोग गिरा देते हैं तार के ऊपर, यहाँ पर सब लिखा गया होता है। अब इस सेल का विद्युत बल कितना होता है नाप लिया जाता है। माने देखो इसका जब संरचना लिखा जाता है इसमें लिखा जाता है कि विभवमापी एक प्रकार का वह यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग सेल का विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं, या जो वैद्युत विभवांतर होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो ऊपर का साइड होता है उसमें हम लोग बैटरी लगा देते हैं, फिर उसमें कुंजी लगा देते हैं, और ये वाला जो तार का ये वाला सिरा होता है उसको बैटरी से लिया के प्लस से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत बल नापने वाले होते हैं उस सेल का भी जो ए वाला सिरा होता है वह भी ले आकर के हम लोग जो सेल होता है सेल के प्लस से ही जोड़ते हैं। माने ये वाला सिरा बैटरी के भी प्लस से जुड़ेगा और जो सेल है इसके भी प्लस से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम लोग विभवमापी के द्वारा किसी भी सेल का विद्युत बल क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। बता दो सब लोग, किसी भी सेल का विद्युत बल को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। किसके द्वारा? तो विभवमापी के द्वारा नाप सकते हैं।